Assalamu alaikum class. So today's lecture is about non-probability sampling. हम अपनी सैम्पलिंग टेक्निक्स स्टार्ट कर चुके हैं. दिस इज़ आवर फोर्थ चैप्टर एंड इसमें अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स होती हैं और उसमें से जो एक हिस्सा है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आप वो नहीं पढ़ चुके और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई इनकरेज कि आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम उसके साथ कैसे कंपेयर करते हैं और क्या मतलब पर्पसेस क्या होते हैं उसके, उनको डिफाइन कैसे किया जाता है. एनीवेज, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. ये वो सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें रिसर्चर अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट की बुनियाद पे रैंडम सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स करता है रादर देन रैंडम सिलेक्शन. यानी पहले जो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ी थी उसमें हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा रैंडम सिलेक्शन हो उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है सैम्पल पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन के आइडियाज़ का या ओवरऑल पॉपुलेशन का. जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसमें सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इसमें सारे के सारे इंडिविजुअल्स के पास इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं होते जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में था. यहाँ पे जो है ना कुछ पार्टिसिपेंट्स के पास ज़्यादा चांस होता है ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू द रिसर्च और कुछ जो है उनके पास इतना चांस नहीं होता बिकमिंग द पार्ट ऑफ द रिसर्च. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं हम तो उसमें ये होता है कि जो हमारा सैंपल होता है रैंडम सिलेक्शन की वजह से हमें ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है. लेकिन ये जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है अगर इसको केयरफुली सेलेक्ट ना किया जाए तो ये इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता पॉपुलेशन का. ओवरऑल हम ये समझते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर लेस जनरलाइज, लेस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे गिव लेस जनरलाइजेबल रिजल्ट्स. ठीक है ना. दिस इज़ अ लेस स्ट्रिंजेंट मेथड कि ये जो मेथड होता है ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता जितना कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी. जैसे कि अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो या इसके अलावा आप स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो आपने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं ताकि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल हो, वैलिड हो. लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास जो मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता. द नेक्स्ट थिंग इज़ ये बहुत ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि रिसर्चर की एक्सपर्टीज़ कितनी है. क्योंकि देखिए जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं तो अगर रिसर्चर का अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो कम भी हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रैंडम सैम्पल वो जो हमारा डाटा होता है वो काफ़ी हद तक जनरलाइजेबल हो जाता है. द नेक्स्ट इज sample of participants or cases does not need to be representative or random, but a clear rationale is needed for the inclusion of some cases or individuals rather than others. अच्छा, हम नेक्स्ट पॉइंट में ये देखें कि चूंकि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं तो हम ये जानते हैं ऑलरेडी कि हमारा जो सैम्पल है इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. ये जो है ना इतना रैंडम नहीं होता लेकिन हम एक क्लियर रैशनल बिल्ड करते हैं कि हमने क्यों ये ख़ास लोग सेलेक्ट किए और हमने क्यों बाकी लोगों को सेलेक्ट नहीं किया था अपनी स्टडी के लिए. ठीक है, जो जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी उनको हमने अपने सैंपल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया. इसके लिए एक बहुत क्लियर और वैलिड और स्ट्रॉन्ग आपके पास रैशनल होना चाहिए. अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इट विल बिकम मोर क्लियर. सो द फर्स्ट टेक्निक ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कोटा सैम्पलिंग टेक्निक. लेट्स सपोज आप ये देखना चाहते हैं कि कोयटा में जो है लोगों के रिलीजन रिलेटेड क्या मसाइल हैं. ठीक, तो लेट्स सपोज आप कहते हैं कि रिलीजन को प्रैक्टिस करने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आपने उसके लिए 100 बंदों को सेलेक्ट किया और आपने ये रैंडम सिलेक्शन के ज़रिए किया. तो आप खुद सोचें कि अगर आप रैंडम सिलेक्शन के लिए 100 लोगों को क्वेटा सिटी में से सिलेक्ट करते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि रिलीजन की बुनियाद पर उनको किसी प्रॉब्लम्स या अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए उनको किसी प्रॉब्लम्स का सामना तो नहीं करना पड़ रहा. तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि क्वेटा की पॉपुलेशन प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है. तो आपको इस बात के चांसेस ज़्यादा नज़र आएंगे कि ज़्यादातर लोग मुस्लिम ही होंगे. तो वो मुस्लिम पॉपुलेशन को तो किसी हद तक रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन इसके अलावा जो पॉपुलेशन क्वेटा सिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ऐसी सूरत में ये ज़रूरी होता है कि हम इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लें और उनमें से जो है ना परसेंटेज के हिसाब से लोगों को लें.
क्वोटा सैम्पलिंग में हम ये इंश्योर करते हैं कि जितने भी ग्रुप्स ऑफ पीपल किसी भी एक स्पेसिफिक जगह पे रह रहे हैं, उन सबके ओपिनियंस हम तक पहुंचे, ठीक है। और कोई भी ऐसा बंदा ना रहे या कोई भी ऐसा ग्रुप ना रहे जिसको अंडर रिप्रेजेंट किया गया हो, जो जिसके ओपिनियंस हमें अपनी स्टडी में नज़र ही ना आ रहे हों। तो इसके लिए हम कोटाज बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इतने परसेंट लोग, लेट सपोज अगर हमारे पास जो है ना, हम एक 100 लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं, ये 100 लोगों को अपने सैंपल का हिस्सा बना रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि उन 100 में से कम से कम 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो क्रिश्चियंस हों, ताकि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हाईलाइट हो जाएं। इसी तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि कम से कम 5 लोग ऐसे हों उन 100 में से जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हों या वो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि हम ये जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कितने लोग, कितने परसेंट लोग हम कौन सी कम्युनिटी से लेंगे, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में उनकी तादाद कितनी है। तो जितनी ज़्यादा तादाद होगी, हम उतने ज़्यादा इंडिविजुअल्स को लेंगे। सो लेट्स सपोज अगर ओवरऑल जो है क्वेटा में 10% लोग हैं जो कि हिंदू हैं, और या 10% लोग हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो फिर हम 100 में से 10 लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के लेंगे। अगर हिंदू 5% है तो हम 100 में से 5 लोग हिंदू कम्युनिटी से लेंगे। और इस तरह से हम अपने कोटाज बनाएंगे और फिर उसके बाद हमारी जो सैम्पलिंग है वो होगी। अच्छा, यहाँ पे प्री सेट स्टैंडर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये जो है ना, आपकी रिसर्च पे बेस करता है कि आप किस किस्म की रिसर्च कर रहे हो, और वो प्री सेट स्टैंडर्ड जो है वो आपने अपनी रिसर्च में आइडेंटिफाई किए हुए, और वो लोगों में किस तरह से पाए जाते हैं। जैसे देखें, किसी कोई रिलीजियस एफिलिएशन होना, ये एक प्री सेट स्टैंडर्ड है। ये आप तो लोगों को नहीं कहेंगे ना कि आप क्रिश्चियन बन जाएं या आप मुस्लिम बन जाएं। तो जो ऑलरेडी क्रिश्चियंस हैं या जो ऑलरेडी मुस्लिम्स हैं, आप उनसे एज इट इज़ डाटा कलेक्ट करेंगे। तो दैट इज़ अ प्री सेट स्टैंडर्ड। The next technique is convenience sampling technique. Convenience sampling technique is perhaps the easiest methods of sampling because participants are selected based on availability and willingness to take part. Useful results can be obtained, but the results are prone to significant bias because those who volunteer to take part may be different from those who choose not to. And the sample may not be representative of other characteristics such as age or sex. अब convenience sampling सबसे आसान और सबसे ज़्यादा जो है यूँ कह लें कि बायस प्रोन एक हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में बस हम जो है ना, लोगों को सेलेक्ट करते हैं और उस बुनियाद पे कि हमारे पास कन्वीनियंटली कौन-कौन से लोग मौजूद हैं जिनको हम कन्वीनियंटली सैंपल का हिस्सा बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट करें तो अपने डिपार्टमेंट में पूछ लेते हैं कि भई कौन-कौन हमारी रिसर्च का हिस्सा बनना चाहता है, और जो-जो बनना चाहते हैं वो आपकी दिस इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक, कि वो आपकी रिज़ल्ट आपके सैंपल का हिस्सा होंगे। इसी तरह से आप अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो जितने लोग आपको सामने नज़र आते हैं, आप उन सबको अपने सैंपल का हिस्सा बना लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। अगर आप अपने मोहल्ले में लोगों से पूछ लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से को इंटरव्यू कर लेते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है? तो आपको ये याद लेकिन होना चाहिए कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक में हमारे पास बायस बहुत ज़्यादा होता है, वॉलंटियर बायस, ठीक है? ज़्यादातर लोग जो उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कुछ ख़ास ओपिनियंस रखते होंगे, दे माइट बी मोर प्रोन और दे माइट बी मोर विलिंग टू टेक पार्ट इन योर स्टडी। हो सकता है कुछ लोग, लेट्स सपोज अगर आप ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो ट्रॉमा से नहीं गुजरे, वो बहुत जो है ना, विलिंगली पार्ट लेते हैं, और जो खुद ट्रॉमा से गुजरे हैं, हो सकता है वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो उस बारे में बात करने के लिए। तो आपके पास जो उसके एग्जैक्ट रिजल्ट्स हैं, जो रिलायबल रिजल्ट्स हैं, उसकी वो होना या वो उनका पैदा होना, वो नज़र आना, वो आपको कम नज़र आ रहे होते हैं। नेक्स्ट सैम्पलिंग टेक्निक जो हमारे पास है वो जजमेंटल या पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक है। Judgment sampling, which is also known as purposive or selective sampling, is based on the assessment of experts in the field when choosing who to ask to be included in a sample. Uh, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो रिसर्चेस कर रहे होते हैं उसमें जो एक्सपेरिमेंटर होता है या जो रिसर्चर होता है, वो खुद ये आइडेंटिफाई कर लेता है या वो खुद ये ओपिनियन दे देता है कि उसकी रिसर्च का हिस्सा कौन-कौन से लोग होने चाहिए या कौन-कौन से लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, जिनकी बुनियाद पर उनको सैंपल का हिस्सा बनना चाहिए। जब ये एक्सपेरिमेंटर खुद डिसाइड करता है, तो और उसके बाद उसके लिए एक फर्म फाउंडेशन बनाता है और कहता है कि ये मेरे पास रैशनैल है
जिसके तहत मेरे ख़्याल में इन लोगों को मेरे सैंपल का हिस्सा होना चाहिए। इसको हम पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग टेक्निक कहते हैं। लेट्स सपोज़ जो हम स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं, उसमें हम सिर्फ़ उन्हीं बच्चों को इंटरव्यू करते हैं जो हाई अचीवर्स हैं। लेट्स सपोज़ जो बच्चे अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आए हैं। अब ऐसे बच्चों को अगर हम फॉर एग्जांपल हम जो स्टडी हम कंडक्ट करें उसमें हम अपना एक रैशनल ये बिल्ड करते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये बच्चे इन्होंने क्या स्टडी टेक्निक्स इस्तेमाल की थी जिसकी बिना पर इनने ये पोजीशन सिक्योर की हैं। या लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं कोई एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट आइडेंटिफाई करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे ख्याल में जिन बच्चों के अंदर कॉन्शियसनेस का मादा ज़्यादा पाया जाता है, जो कि ज़्यादा ऑर्डरली होते हैं या फिर ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, वो बच्चे जो हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं हाई अचीवमेंट के। तो मैं अपना एक हाइपोथेसिस बिल्ड करती हूँ और उस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे मैं कहती हूँ कि अगर मैं कॉन्शियसनेस भी मेज़र करूँ और उसको मेज़र करने के साथ-साथ मैं ये देखूँ कि जिन बच्चों के जो बच्चे हाई अचीवर्स हैं उनके अंदर कॉन्शियसनेस कितनी ज़्यादा है, तो उससे मुझे ये पता चलेगा कि जो है वाक़ई इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है या इन दोनों वेरिएबल्स का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं। तो अब आपने अपनी स्टडी में पहले से ही बता दिया कि आप हाई अचीवर्स को स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? तो ये आपकी आपकी जजमेंट की बुनियाद पे हुआ है और आपका पर्पस ही उनको स्टडी करना है, ठीक? तो इसीलिए हम इस सैंपलिंग टेक्निक को पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग कहते हैं। इसके साथ-साथ जो रैशनैल आपने बिल्ड किया है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत लाज़मी है। ये रैशनैल आप ज़ाती तौर पे अपने ख़्याल की वज़ह से भी बिल्ड करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि उसकी कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशन हो या लिटरेचर में उस पे कोई बात की गई हो, ऑलरेडी लिटरेचर में कुछ सपोर्ट उस पे मौजूद हो, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि ये लिटरेचर सपोर्ट है या इससे पहले ये स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिनकी बुनियाद पर मेरा ये ख़्याल है, ठीक है? तो अब आप जो है जो सैंपल रिक्रूट करेंगे, उसको हम जजमेंटल या पर्पसिव सैंपलिंग कहते हैं। जो लास्ट हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक है इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं जो हमें सोसाइटी में बहुत कम नज़र आती है। और जब हम उसके लिए सैंपल रिक्रूट करने के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें क्योंकि हम उसको और किसी भी सैंपलिंग टेक्निक के ज़रिए स्टडी कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हम हमारी सोसाइटी का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, चाहे लोग बहुत कम भी हों, वो दे आर वर्दी ऑफ बीइंग रिसर्च्ड। इसी तरह से जो टॉपिक है, अगर आपका वो टॉपिक ही ऐसा है कि उसमें मौजूद लोग बहुत कम हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उस टॉपिक के हवाले से यूज़फुल हों, जिनका ओपिनियन या जिनकी मौजूदगी या जिनकी एग्ज़िस्टेंस या जिनके ट्रेट्स, तो उनके लिए हम स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक में हम यही करते हैं कि हम पहले सिर्फ एक इंडिविजुअल लेते हैं या 2 लोगों को जो हमने आइडेंटिफ़ाई किए होते हैं, वो लेते हैं और फिर उनसे हम पूछते हैं कि आपके ख़्याल में और कौन-कौन से लोग इस स्टडी का हिस्सा बन सकते हैं या वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। वो और लोगों को आइडेंटिफ़ाई करते जाते हैं और वो हमारे सैंपल का हिस्सा बनते रहते हैं, ठीक है? जैसे कि बिल्कुल एक स्नोबॉल की तरह। लेट्स सपोज़ आप ड्रग एडिक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। अब अगर आप पॉपुलेशन में देखेंगे तो आपको ड्रग एडिक्ट्स अपने आस-पास बहुत कम नज़र आएँगे। यानी आप देखेंगे आपके मोहल्ले में कितने ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं। आप कहेंगे कि शायद कोई भी नहीं, ठीक है? इसी तरह से अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह के बारे में पता है जहाँ पे आपको ड्रग एडिक्ट्स मिल सकते हैं, तो आपको मेबी 1 या 2 ड्रग एडिक्ट्स मिले, लेकिन वो लोग ज़ाती तौर पे और ड्रग एडिक्ट्स के बारे में जानते होंगे। तो जब आप उनसे पूछेंगे तो आपका सैंपल साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा क्योंकि वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे और लोगों को और आप उन्हें अपनी सैंपल का हिस्सा बनाते जाएँगे, ठीक है? दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंसेज़ व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग हार्ड टू रीच ग्रुप्स के ऐसे ग्रुप्स जिनको वैसे आम तौर पे उन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप उसको रिक्रूट करने के लिए स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं।